नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। जौनपुर में कच्ची दीवार गिरने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकान में लगी भीषण आग। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने संगम में लगाई डुबकी। पीलीभीत में फर्जी फाउंडेशन का आरोपी हुआ गिरफ्तार। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर कुलगाम में हुआ बाइक रैली का आयोजन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 45 वर्षीय शीला देवी जो अपने सुबह की दिनचर्या के तहत घर के पास स्थित खेत में शौच करने के लिए गई थी, तभी अचानक उनके घर की कच्ची मिट्टी की दीवार गिर पड़ी। मलबे में दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी तरह से महिला को मलबे से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जाँच जारी है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां देश भर में 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और इसी मौके पर शाहजहांपुर में भी खास आयोजन हुआ। मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड कमांडर ने परेड का संचालन किया। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के महत्व को बताया और देशवासियों को संविधान की शपथ लेने की अपील की। पीलीभीत जिले में एक ठग ने फर्जी फाउंडेशन खोलकर सैकड़ों लोगों से हजारों रुपए की ठगी की। आरोपी ने भगवान की गीता बांटने और अन्य चीजों देने के नाम पर लोगों से सदस्यता शुल्क लिया था। थाना सोनगढ़ी पुलिस ने आरोपी की जांच के बाद पता लगाया कि उसका नाम दिवाकर गुप्ता है और वो वाराणसी का रहने वाला है। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से दुकानदारों से भी सामान उठाया और फरार हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक स्थित एक शराब की दुकान में शनिवार को शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। इस घटना में शराब की दुकान मालिक को 2 से 3 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने मौके पर निरीक्षण किया और इस मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज के संगम में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उन पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की बहू अपर्णा यादव ने कहा कि महाकुंभ में जो दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं हैं, उनकी आलोचना करना पाप के समान है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले, ये मेरी प्रार्थना है माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से। देखिए, मैं कल कुंभ गई थी, मैंने खुद वहाँ का जायजा लिया। मेरे साथ करीबन 70 लोग थे और मैं बता सकती हूँ कि हमें, और महिलाएं थी बहुतायत, मतलब उसमें ज्यादा नंबर्स में महिलाएं थी क्योंकि विमेन कमीशन गया था उत्तर प्रदेश का। तो आप समझ ही सकते हैं 28 लोगों की तो टीम ही है ये पूरी। मुझे किसी प्रकार की, और मेरी महिलाओं को आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग थे वहां पे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं लगता आज उनको भी किसी प्रकार की समस्या हुई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान नगर भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने संगम में डुबकी लगाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगमनोज, बड़े हनुमान जी मंदिर और अक्षय वट का दर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़ा और अन्य प्रमुख संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का यह दौरा महाकुंभ के आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ है, जो प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां महाकुंभ में स्नान करने के बाद लाखों श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के अन्य तीर्थ स्थलों जैसे अयोध्या, काशी और वृंदावन पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है और राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख स्थलों पर भीड़ काफी बढ़ गई है। हनुमानगढ़ी से नया घाट तक की सड़कें भी श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भर चुकी है, जिससे यातायात में भी कठिनाई हो रही है। आज से ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स शुरू हो रहा है। इस खास मौके पर ताजमहल में 3 दिन तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस दौरान ताजमहल का तहखाना खोला जाएगा, जहां लोग शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों का दीदार कर सकेंगे। इस अवसर पर ताजमहल में मिलाद शरीफ कव्वाली और मुशायरा आयोजित किया जाएगा। हिंदुस्तानी सतरंगी चादर भी पेश की जाएगी। ताजमहल में 3 दिन तक पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसके कारण सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ताजमहल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि इस ऐतिहासिक मौके पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे। आज शहंशाह शाहजहां का 377वें उर्स का आगाज हो चुका है। आज गुसल की रस्म अदा की गई, फातहा हुई, उसके बाद मिलाद शरीफ का आयोजन हुआ। कल 27 तारीख को संदल की रस्म अदा की जाएगी। 28 तारीख को
पुल के बाद चादर पोशी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 2 बजे से 2 दिन तक फ्री रहता है और उसके बाद 28 तारीख को सुबह से शाम तक पर्यटकों के लिए ताजमहल निःशुल्क रहेगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर कुलगाम में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसका संचालन ARTO कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद के मार्गदर्शन में हुआ। ये रैली सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुलगाम के ARTO कार्यालय से शुरू होकर लारू बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस अवसर पर डॉक्टर शौकत अहमद ने स्थानीय परिवहनकर्ताओं और निवासियों की एक सभा को भी संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने और सभी के लिए सुरक्षित सड़कों को सुनिश्चित करने के लिए हर व्यक्ति को यातायात नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, परिवहनकर्ता और छात्र शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर सड़क सुरक्षा के प्रति एक सुरक्षित और अनुशासित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। देखिए, ये जो रोड सेफ्टी महीना जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। और इसका मकसद जो है वो यही है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है हर एक रोड यूजर तक पहुंच जाए, ताकि ये जो रोड हादसा है ये कम हो जाए। अगर हम देखें ये जो रोड सेफ्टी है अभी ये प्राइम कंसर्न है, प्रेसिंग कंसर्न है। अगर हम देखेंगे हमारे मुल्क में लगभग 1,80,000 के आसपास कीमती जानें हर साल जाया हो जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या कहें कि UCC को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल की नियमावली जारी की। जहां एक तबके ने इसका पुरजोर स्वागत किया है, तो वहीं मुस्लिम समाज इसका विरोध करता हुआ भी नजर आ रहा है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून की कुछ धाराएं उनके धार्मिक अधिकारों और शरिया कानून का हनन करती है, जिसका मुस्लिम समाज पुरजोर विरोध कर रहा है। आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता वकील अहमद से, जिन्होंने मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष से इस विषय पर बात की। उत्तराखंड पहला प्रदेश है जहां पर UCC लागू हो चुका है। आज पुष्कर धामी ने UCC लागू कर दिया है और मुस्लिम सेवा संगठन आज अपना विरोध भी जताने के लिए यहां पर आए हैं। क्या कुछ रद्द अमल है? ये मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। नईम भाई, क्या कुछ रद्द अमल है? जैसे ये लागू हो चुका है तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है पहली बात, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अगर लागू होगा तब कहा जाएगा। ये स्टेट के अपने पर्सनल लॉज और सिविल लॉज के में इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है और ऐसे सिविल लॉज गोवा में पहले से चल रहे हैं। 1964 से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो झूठ और जुमले की सरकार है, श्रेय लेने के लिए यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। रद्द अमल ये विरोध है, विरोध धार्मिक नहीं है, विरोध संवैधानिक है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान सभा में सवाल उठ चुके हैं, जिससे हमें संविधान मिला, जिस संविधान से आज देश चल रहा है। और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, IAS ऑफिसर्स इस कानून के खिलाफ है। आप किसी के कल्चर को तोड़ नहीं सकते, आप किसी के कल्चर को पे अपना कल्चर नहीं थोप सकते। एक रंग की सियासत करने की कोशिश की जा रही है। ये जो बहुरंग है, ये जो कंपोजिट कल्चर है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ यही कानून नहीं, CA का कानून देखिए, NRC का कानून देखिए, तलाक का कानून देखिए। आपको मुस्लिमों से अगर इतनी मोहब्बत है तो लिंचिंग में मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं? फिर प्रधानमंत्री चुनाव में ऐसा क्यों कहते हैं कि वो मंगलसूत्र भी उतार लिया जाएगा? आज इंडिया में कितनी शर्म की बात है, माइनॉरिटी मिनिस्टर में मोदी जी को एक माइनॉरिटी से आदमी नहीं मिला कि अपनी कैबिनेट में उन्हें बर्थ दे दे। स्टेट में किसी की कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। आज कहीं भी किसी भी राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। आपने इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा, मुसलमान आपको ऐसे नहीं मिला कि आप उन्हें सांसदों का टिकट दे दें, और आप मुसलमानों की अच्छाई की बात करते हैं। झूठ और जुमला है और कुछ नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि भाई राइट टू रिलीजियस, देखिए, तो वो कहीं इफेक्ट होता हुआ नजर आता है ये जो स्टेट ने कानून लागू किया है। देखिए, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, 29 और 30। 29 और 30 तो सीधा कह रहा है प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अपनी माइनॉरिटीज अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है, उसमें एक राइट है कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स। आप कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स को तोड़ रहे हैं। ये शादी, ये तलाक, ये इद्दत, ये कल्चरल राइट्स हैं।
ये लैंग्वेज, ये लिंग्विस्टिक राइट्स है, इनको अगर तोड़ा जा रहा है इसका मतलब संविधान की हत्या हो रही है। क्या ये जनहित में है? अगर जनहित में होता तो जन आक्रोश ना होता। जनहित में रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसे धामी सरकार करे, हम उसका स्वागत करें। मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी से हमने बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने जो अपना रद्द अमल दिखाया और उसके बाद जो एक विरोध दर्ज कराया यूसीसी को लेकर, आगे क्या कुछ होता है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी विनय के साथ मैं वकील अहमद, 4TV न्यूज़, देहरादून। इस मामले में आज मुस्लिम सेवा संगठन ने राज्यपाल को इस कानून को काला कानून बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। अब देखना होगा कि इस विषय में सरकार आगे क्या कदम उठाती है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।